आज हमारा विषय है सार्वजनिक वित्त राजस्व। वर्तमान में सार्वजनिक वित्त काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है अर्थशास्त्र विषय में। जैसे जैसे राज्य का कल्याणवादी दृष्टिकोण आया, या मिश्रित और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं आई, तो ऐसे में सार्वजनिक वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होने लगी। सार्वजनिक वित्त में हम सरकार के आय व्यय, ऋण आदि को शामिल करते हैं। इसके अर्थ में देखें तो डाल्टन ने बताया कि सार्वजनिक वित्त ऐसे विषयों में माना जाता है जो अर्थशास्त्र और राजनीति की सीमा पर होते हैं। इसका संबंध सार्वजनिक अधिकारियों की आय और व्यय से है और इनमें एक दूसरे के समायोजन से है। एक और देखें हम मसग्रेव के अनुसार, तो मसग्रेव ने कहा कि सार्वजनिक परिवार की क्रियाओं में आय व्यय के मौद्रिक प्रवाह का तो समावेश होता है, किंतु वित्त के मूल प्रश्न शामिल नहीं होते। वे मुद्रा तरलता या पूंजी बाजार से संबंध नहीं रखते। ये साधन आवंटन, आय के वितरण, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और विकास की समस्याएं होती है। ऐसे में सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की छानबीन करना, अधिक सुनिश्चित रूप से कहें तो आर्थिक नीति के उन पहलुओं की जांच करना जो सार्वजनिक बजट की क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे में हम देखें तो मसग्रेव ने राजकोषीय क्रिया पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिसमें कि साधन आवंटन है या आय वितरण है या मूल्य स्थिरता है। सार्वजनिक वित्त की यह धारणा जैसे जैसे पूंजीवाद कम होता गया या अर्थव्यवस्था में यूँ कहें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तो यह महत्वपूर्ण हुई है। और एक और परिवर्तन था 1930 की विश्वव्यापी मंदी को दूर करने के लिए कीन्स ने मांग को बढ़ाने की बात कही थी और मांग को बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आने को महत्ता दी थी। तो ऐसे में सार्वजनिक व्यय मुख्य हो गया कि जिसके जरिए अर्थव्यवस्था में मांग, उत्पादन, रोजगार को बढ़ाया जा सके। सार्वजनिक आय व्यय ऋण के द्वारा अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाता है। सार्वजनिक आय के स्रोत भाग में लें हम तो कर प्रमुख होते हैं। कर से सरकार को राजस्व या आय मिलती है, किंतु इसका दूसरा पहलू है कि उससे लोगों की क्रय शक्ति कम होती है। ऐसे में सार्वजनिक व्यय के द्वारा पुनः मांग में वृद्धि की संभावना होती है। सार्वजनिक वित्त में दो दशाएं होती हैं। एक हमारा फेडरल फाइनेंस होता है, जैसा हम भारत में देखें तो केंद्र और राज्य दो व्यवस्थाएं हैं, दोनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, अपने अपने वित्तीय साधन स्रोत हैं और वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है।
दूसरा पार्ट है हमारा कि उसमें स्थानीय स्तर पर नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम, पंचायत, पंचायत समिति ये अपने स्तर पर आय के स्रोत जुटाती हैं, किंतु इन्हें राज्य के अनुदान पर भी निर्भर होना पड़ता है। परंपरावादियों के दौर में तो चूँकि उनके अनुसार स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में राज्य को हस्तक्षेप कम से कम करना चाहिए, तो ऐसे में सार्वजनिक वित्त की भूमिका बहुत सीमित थी। किंतु विश्वव्यापी मंदी के पश्चात कीन्स की नीति में सार्वजनिक वित्त महत्वपूर्ण हो गया और बड़े पैमाने पर जो निवेश हैं जिनमें कि लाभ मुख्य नहीं होता है या लाभ का लक्ष्य प्रमुख नहीं होता है, ऐसे में निवेश सरकार ही करती है, जैसे रेल है या सड़क है या विद्युत है, संचार के साधन हैं, रक्षा व्यवस्था है। तो ऐसे में इन पर व्यय राज्य के द्वारा किया जाने लगा और सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ा है। अब चूंकि व्यय किया जाता है तो पुनः आय के लिए भी कहीं ना कहीं स्रोत ढूंढे जाएंगे, तो सार्वजनिक आय की क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, वृद्धि हुई। संपत्ति कर, आय कर और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से आय प्राप्त की जाने लगी है। एक और लक्ष्य है कि सार्वजनिक आय और व्यय के माध्यम से धन के वितरण की असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। करों के माध्यम से धनी व्यक्तियों से कर वसूला जाता है और उस प्राप्त राशि को राज्य के कमजोर वर्ग पर व्यय कर शिक्षा, स्वास्थ्य या खाद्य व्यवस्था के जरिए उन्हें लाभ दिया जाता है। इसके अलावा आर्थिक उतार चढ़ावों पर नियंत्रण के लिए भी सार्वजनिक वित्त का रोल है कि मुद्रास्फीति के दौर में मांग को कम करने का लक्ष्य होता है, जिसके लिए कर बढ़ाए जाते हैं या ब्याज की दर में वृद्धि की जाती है। और इसके विपरीत मंदी की दौर में मांग को बढ़ाने का प्रयास होता है, जिसके लिए ब्याज की दरें कम की जाती है या करों की दरें कम की जाती है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है। साथ ही सभी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक विकास का लक्ष्य लेकर चलती हैं, तो आर्थिक विकास के लिए कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, परिवहन, संचार, सड़क, विद्युत आदि, जिनमें यदि निजी निवेश नहीं आता है तो बड़े पैमाने के निवेश के लिए सरकार को आगे आना होता है। ऐसे में सार्वजनिक वित्त की भूमिका बहुत बढ़ गई है। एक हम छोटा सा पहलू लेते हैं कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में हमारा अंतर होता है। सामान्यतया सार्वजनिक वित्त, पहला ले हम अंतर, तो सार्वजनिक वित्त का लेखा जोखा या रिकॉर्ड वार्षिक होता है, किंतु निजी वित्त में यह आवश्यक नहीं है। वह हो सकता है मासिक हिसाब रखता हो या वार्षिक रखता हो या 6 मास का रखता हो। दूसरा है कि सार्वजनिक वित्त में शासन आवश्यकता के लिए नोट छाप सकती है या जिसको कहें कि घाटे की वित्त व्यवस्था अपना सकती है,
किंतु निजी वित्त में व्यक्ति उधार तो ले सकता है, लेकिन अंततः उसे चुकाना होगा, तो उसकी आमदनी के स्रोत अपेक्षाकृत कम होते हैं। चौथा है कि सार्वजनिक व्यय में खर्च पर ध्यान दिया जाता है, या खर्च पहले किया जाता है और बाद में उसके आय के स्रोत की तरफ देखा जाता है कि पैसा प्राप्त कहाँ से होगा। लेकिन निजी वित्त में हम आय को देखते हुए व्यय को करते हैं। पहला वाला तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु है कि सरकार घाटे का बजट बनाती है, परंतु सामान्यतः व्यक्ति के लिए माना जाता है कि वह बचत का बजट बनाएगा, या जितनी बचत करेगा वो बेहतर होगा। अगला है कि सार्वजनिक वित्त में लक्ष्य सामाजिक कल्याण है, जबकि निजी वित्त में लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ है। इसके अलावा एक और है कि सार्वजनिक वित्त में सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है, किंतु निजी वित्त में यह विदेशों से ऋण लेने की सुविधा नहीं होती है। ये हमारा सार्वजनिक वित्त का परिचय था, जो कि वर्तमान में एक महत्वपूर्ण विषय है।